नमस्कार मेरे बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम सभी लोग यहां पे पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्नों में आज की कड़ी में हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आय व्यय पे मैंने 2 टाइप का सवाल कल की क्लास तक करवा लिया था, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, और एक सवाल मेरा यहाँ पे रह गया था। उस सवाल को बताते हुए मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा आय व्यय पे आधारित प्रश्नों में। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा हमारे साथ। यार ये क्या है? हमारे फिर हम बैक करके ओपन करेंगे तब हमारे में आएगा। ये क्या है? जब लाइव स्ट्रीम हो गई तो फिर बैक करके ओपन करने क्या मतलब है भाई? बच्चे बार बार बैक करके ओपन करेंगे। चलिए भाई, सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चल गया? हाँ ठीक है, चल गया भाई। चलाने में लड़कों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब एक खुशी हर दिन हर सेकंड खुशी मिलती है कि चल गया। कितनी बड़ी बात हो गई यार। उनसे बोलिए कि क्लास यार पहले से वहां पे दिखाई पड़े। अभी तक सुमित सर की क्लास चल रही थी, उस पे एक न एक बाधा उत्पन्न होती है, लड़के कह रहे हैं। मतलब चलने के बाद एक खुशी का एहसास होता कि लगता कि लाइट आ गई जैसे। उनसे कहिए ये बात सही करें भाई। बार बार बच्चों को दिक्कत होगी, बार बार बैक करके ओपन करना पड़ता है, क्या मतलब है यहाँ पे? चलिए ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। चल गए? चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आ गई, ठीक है। ओके, आय व्यय पे आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन राम कुमार जी कल का जहां पे खत्म हुआ था वहीं से लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। आय व्यय पे बच्चों कल मैंने आपको शेष वाले सवालों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। शेष में कई सवाल मैंने बता दिया था और उसमें कुछ सवाल अच्छे बचे हुए थे। ये नहीं, इसके पहले एक सवाल और बचा है सर, इसके पहले आपका एक सवाल और बचा है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, इसके पहले वाला सर बैक करिए, 9 नंबर कल का। ठीक है बेटा, एक सवाल जो कल का था आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। कल का एक सवाल और बचा था इसमें, शेष वाले में। शेष वाले में एक सवाल और हमारा बचा था। सवाल ये था कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाना, मैंने आपसे क्या कहा, ये नहीं लगाना था यार। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, उसका 20% वह किसी वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है, ये वाला सवाल लगाना है। एक सेकंड बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, वैसे 5 मिनट बाद ही आप लोग ओपन किया करिए। क्या हुआ सर, क्वेश्चन आपका आया? देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप सभी लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी नहीं, हाँ एक व्यक्ति के, हाँ ये बस सही है। देखो बेटा ये सवाल देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, ये वाला सवाल था हम लोग का। ठीक है बेटा, चलिए। तो एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। शेष का 5%, 50 नहीं है बच्चों, उसको 5 बनाइएगा, 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं तो परिवहन पर कितने रुपए खर्च किया गया? ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है,
तो बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि आप शेष वाले सवालों में टोटल अमाउंट को x मान लीजिए। अब x मानने के बाद इसमें कहा जा रहा है कि 20% एक वस्तु पे खर्च कर दिया और आगे शेष में से खर्चा करना है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि 20% अगर खर्च कर दिया तो 80% हमारे पास बचेगा, और जो बचेगा अब इसको आगे बांटने से पहले हम इसको पुनः अपने आप में टोटल बना लेंगे, यानी कि 100%। जब जब आप कभी भी शेष को बांटिएगा तो हर बार शेष को 100% मान करके चलिएगा, ठीक है। तो यानी कि शेष 80% के नाम पे जो कुछ भी बचा ये हमारा टोटल है, और टोटल को 100% बांटेंगे, इसमें से 5% फिर खर्च हो गया तो हमारे पास 95% बचा, और 95% अब जो बचा है इसमें से 120 रुपए मंदिर में दान, 120 रुपए दान करने के बाद हमारे पास 1400 रुपए शेष बचा है। बेटा ये आपका सवाल है, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 19 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे बच्चों ये 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका। तो यक्स गुड़े 19 बटे 5 पचे 25 बराबर ये 120 उधर ले जाके फेंक दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 1520, है ना। तो 19 से काट देंगे, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, और x बराबर 25 अट्ठे 200, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कुल धनराशि हमारे पास 2000 रुपए आई। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि कुल धनराशि थी कितनी। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल में ये कहा जा रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर कितने रुपए खर्च किया गया। तो बेटा परिवहन का पूछा जा रहा है, तो परिवहन पर अगर हम लोग यहाँ पे खर्च निकालते हैं कि परिवहन पर उसने कितना रुपए खर्च किया, तो बच्चों आप ध्यान देना परिवहन पे तुरंत इसने नहीं खर्चा किया है। पहले जो 2000 रुपए थे उस 2000 रुपए में से इसने 20% की वस्तु खरीदी है, तो 80% जो बचा है उस बचे हुए का आप ध्यान देंगे बेटा, आपका 20% खर्च हो गया, उसमें से जो 80% बचा था उसमें से 80% जो भी बचा था उसका 5% परिवहन पे खर्चा किया, यानी कि आपका 4 जीरो कट जाएगा, 8 पंचे 40 दूना 80। तो परिवहन पर अगर खर्च की बात करें तो परिवहन पर इन्होंने कितने रुपए खर्च किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कि परिवहन पर इन्होंने 80 रुपए का खर्चा किया है, ठीक है। तो 80 इज राइट आंसर, इसका आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सब लोग ध्यान से देखेंगे, 80 आपका आंसर है, ठीक है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया वंदना, 80 रुपए आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप थोड़ा सा बदलते हैं, शेष वाले सारे सवाल मैंने लगभग बनवा दिए हैं आपसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सर लगाइए इसके बाद वाला। देखिए सवाल आपके सामने आया है, टाइप बदला है। एक व्यक्ति, इस सवाल को पहले मैं पढ़ दे रहा हूं, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। सवाल में यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो बेटा 75% खर्च करता है मतलब 100 रुपए अगर कमाता है तो 75 रुपए खर्च कर देता है, 25 रुपए बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने से वह अपने खर्च को भी 10% बढ़ा लेता है। तद अनुसार उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल वाले ने पूछा हमसे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उत्तर लास्ट में प्रतिशत में पूछा है और सारा डाटा आपका प्रतिशत में ही दिया है। जब ऐसा केस आ जाए बेटा कि जब सारा डाटा परसेंटेज में दे करके उत्तर भी परसेंटेज में पूछा जाए तो आप सवाल को कुछ भी मान के कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन आपके पास नहीं है। और खास तौर पे जब उत्तर प्रतिशत में पूछा जाए तो आप रेशियो बनाने की तुरंत कोशिश करिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आदमी अपना 75% खर्च कर देता है। तो बच्चों 75% का मतलब क्या है, 75 माने 3/4, यानी कि बेटा अगर वो 4 रुपए कमाता है, अगर उसकी इनकम 4 रुपए है तो 4 का 75% वो 3 रुपए खर्च कर देता है। तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे सर 1 बचाएगा। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं उसकी इनकम। इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा और सेविंग का मतलब बचत। मैंने आपको कल ही समझाया था कि कुल आय बराबर, बच्चे आपको मैंने बताया था कि कुल आय बराबर क्या होता है। कुल आय बराबर क्या होता है कि हमने जितना खर्च किया एक्सपेंडिचर और प्लस यहां से हमारी सेविंग जो बचत है उन दोनों के जोड़ के बराबर हमारी कुल कमाई होती है। यानी कि कुल कमाई जो होती है वो खर्च और बचत के जोड़ के बराबर होती है। तो बेटा अगर हम 4 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए इनकम अगर हमारी है तो इसका हम लोग 75% 3 रुपए खर्च कर देते हैं तो हमारे पास बचत कितनी बनेगी। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए की बचत बनेगी, ठीक है। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब
हम इसको अपने अकॉर्डिंग डाटा को मान सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन हमारी जिससे बेहतर रहे। तो हम अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए मान लेते हैं कि हमारी कमाई जो है वो 400 है, हमारा इनकम इसमें डबल जीरो बढ़ा देते हैं 300 है, और हमारी जो हमारी सेविंग है यानी कि जो हमारी बचत है वो 100 रुपए। ठीक है, आपका ये पूरा डाटा प्रिपेयर हो रहा है कि आप 3 रुपए, देखिए फिर से समझ लेते हैं कि 4 रुपए अगर कमाते थे तो 75% यानी कि 3 ये आपका खर्चा हो जाएगा। तो 4 में से 3 खर्च करेंगे तो 1 बचाएंगे, अपने अकॉर्डिंग डबल जीरो लगा लगा के मान लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए कुछ भी आप मान सकते हैं, डबल जीरो सिंगल जीरो जो भी लगा के मानिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि आय में 20% वृद्धि हो गई, तो कमाई में 20% सभी लोग आराम से निकाल लेते हैं। 20% इसका आ जाएगा 80 रुपए, तो 80 रुपए इसकी कमाई में वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि का डाटा मैं उठा के लिख रहा हूं, वृद्धि का डाटा 80 रुपए इसकी कमाई बढ़ गई। अब कमाई जब 80 रुपए बढ़ गई तो आगे देखिए इसने क्या किया, जब कमाई 80 रुपए बढ़ गई तो वो खर्च भी 10% बढ़ा लिया। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा 10% बोले तो बेटा 300 का 10% यानी कि 30 रुपए बढ़ा दिया। अब देखिए आपको ये बात समझनी है कि हमारी टोटल कमाई जो होगी वो हमारे खर्च, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, ये खर्च है और ये है हमारा बचत। तो खर्च और बचत के जोड़ के बराबर होता, अगर यहां पे 80 आया है तो यहां पे 80 आया है, तो 80 इन दो लोगों के जोड़ से आना चाहिए। मतलब कहने का, अगर कमाई में 80 रुपए वृद्धि हो रही है और खर्च में 30 रुपए वृद्धि हो रही है तो बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात है कि 50 रुपए की होगी, क्योंकि 50 30 जोड़ करके कितना आना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब आप देखिए हमारी बचत 100 से कितनी हो गई, 50, यानी कि इसमें बचत में हमारी जो वृद्धि हुई वो कितने रुपए की हुई, 50, यानी कि बचत में वृद्धि ही हम उठा के लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन मैंने यहाँ पे टैग कर दिया, ये वृद्धि है। तो वृद्धि का प्रतिशत अगर हमें निकालना है कि बचत में वृद्धि का परसेंटेज क्या है, आराम से पहले एक सवाल समझिएगा। तो बचत कै रुपए बढ़ रही है बेटा, 50 रुपए बढ़ रही है। पहले वाली बचत कितनी थी, 100 के ऊपर 50 बढ़ना, तो वैसे हम इसको परसेंटेज में 50% कह सकते थे, लेकिन मैंने फॉर्मेलिटी इसलिए किया क्योंकि आगे हो सकता है कि 100 पे डाटा ना बने, है ना। तो 100 पे देखिए ये मुंह जबानी हुआ कि 100 पे 50% हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि वृद्धि जो हमारी कमाई की वो 80 रुपए है, खर्चे की वृद्धि 30 रुपए, इन दोनों का जोड़ यहाँ 80 होना चाहिए। तो 80 अगर यहाँ 30 है तो इसका मतलब यहाँ पे 50 होना चाहिए। तो बचत हमारी 50 रुपए बढ़ रही है, कहां से, 100 से 50 रुपए बढ़ रही है, यानी कि कितने परसेंट बढ़ेगी, 50%। ठीक है, तो ये आपका बेहतरीन तरीका हो जाएगा, 50% आपका उत्तर आ जाएगा, सब लोग देख लेंगे 50% आएगा। ठीक है, हाँ समझ में आया। ये बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं इस तरह के प्रश्नों के लिए, और इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत आसानी से हो जाएगा, आप बहुत इजीली प्रोसेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पैटर्न पे 5-6 सवाल मैं लगवाता हूं आपको। देखिए अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। तो मेरे बच्चों 80% का मतलब आपको पता है कि ये होता है 4/5, 20 चौक 80, यानी कि अगर उसकी इनकम 5 है, कमाई हमारी 5 है, तो इसका एक्सपेंडिचर और इसकी सेविंग की बात करें तो 5 का 80% 4 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 1 बचाएगा। ये पूरा डाटा आपका हो गया। अब मैंने कहा कि आप इसको डबल जीरो लगा के मान लीजिए अपनी कैलकुलेशन, ये 500 कर लीजिए, इसको 400 कर लीजिए और इसको 100 कर लीजिए। ठीक है, अब जो चीजें कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। देखिए इन्होंने कहा है कि उसकी आय में 25% वृद्धि, तो 25% इसका निकालेंगे तो 25 125, यानी कि 125 रुपए की वृद्धि आ गई। ये वृद्धि हम लिख रहे हैं 125 रुपए हो गई, कमाई 125 रुपए हो गई। उसके बाद लिखा है व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो खर्चे में 10% की वृद्धि अगर हम करें तो 400 का 10% 40 रुपए हो गया। अब देखिए यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 125 में से 40 आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 85 होना चाहिए। ठीक है, 5, 12 में से 4 चला जाएगा 8। अब आप देखिए यहां से 100 से 85 रुपए, इसमें जो इसकी बचत है वो 85 रुपए बढ़ रही है, यानी कि 100 पे 85 बढ़ रही है, तो बचत में वृद्धि का
परसेंटेज अगर आप देखें तो बचत 85 रुपए बढ़ रहा है। कहां से? 100 से। मुंह उत्तर हो जाना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए था कितना परसेंट? 85। तो 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85% डी वाला ऑप्शन। अब तो समझ में आ रहा होगा, मुंह जबानी वर्बली आप सॉल्व करिए, है ना। इतना मैं समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मुंह जबानी बेटा, मुंह जबानी, क्योंकि हम यहां पे 80% बराबर समझ गए कि 4/5 ये मेन मान होता है। ये आय, आय का 80% 4 खर्च किया, 5 कमाया, 4 खर्च किया, बचाया 1, ऐसे लिख दो। ये 500 लिख दो, ये 400 लिख दो, ये 100 लिख दो। ठीक है, अब यहां से इन्होंने कहा कि ये 25% बढ़ गया, यानी कि 25% के नाम पे 125 ये बढ़ा, वृद्धि देखो। ये इन्होंने कहा 10% बढ़ गया, तो 10% के नाम पे 40 रुपए बढ़ा। अब ये कितने रुपए बढ़ेगा? 85 रुपए। तो 85 100 पे बढ़ा, इसका मतलब मुंह जबानी हो गया कितना परसेंट बढ़ा? 85। ठीक है, तो ये वृद्धि सिर्फ निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं हम लोग। कोई डाउट होगा तो बोल देना। ठीक है, अगला कोई डाउट होगा बेटा बोल देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। फिर से वही डाटा, 80% बोले तो 4/5 ये आय का, जिसका का की के कहते हैं उसी को मूल मान मानते हैं। आय का 80% 4 ये खर्च कर देता है, ये आपके समझने के लिए। मतलब 5 रुपए कमाता है तो 4 रुपए खर्च कर देता, 1 रुपए बचाता। आप इसको 100 के टर्म में मान लीजिए, कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए। ये आय है, इनकम है, ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है बच्चे, और ये है हमारी बचत। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते चले जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आय में 12% वृद्धि हो गई बेटा, तो 12% इसका निकाल लेंगे। 12% 12/100 सीधे निकालेंगे, 12×5 60, ये 60 रुपए बढ़ गया। आगे क्या बोल रखा है इन्होंने, देखते जाइए आगे। देखिए, बचत में 10% की कमी हो गई, तो 10% इसका निकालेंगे, 10% ये कम हो गया। 10% देखिए कम हो गया, तो मतलब ये -10 हो गया। अगर यहाँ -10 है तो देखिए कितना यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन सा डाटा रहे जिससे 10 घटाने पे 60 आ जाए। तो कहेंगे आप सर ये 70 रहना चाहिए, क्योंकि 70 में से जब आप 10 घटाएंगे तभी तो जाकर के रिजल्ट 60 आएगा। तो यहाँ 60 अगर आ रहा है 10 घटाने के बाद, इसका मतलब यहाँ 70 है। तो 70 रुपए की वृद्धि आ रही है। तो 70 रुपए की वृद्धि किस में आ रही है? खर्च में। तो खर्च में वृद्धि का प्रतिशत अगर हम निकालें तो खर्च 70 रुपए बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है बेटा? 400 से, और गुणे में क्या कर देंगे? 100। ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 17.5। तो खर्च में वृद्धि का परसेंटेज 17.5, 17.5। 12.5 कैसे आप लोग कह रहे हैं? मैं कहीं गलत किया क्या? 70 रुपए बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने यहां पे 50 करके लगा दिया क्या? हाँ, 50 आपने करके लगा दिया, तभी आप गच्चे में चले गए। आपको बात समझनी चाहिए थी। देखिए यहां पे बचत बढ़ नहीं रही है, पहले बात को समझिए, पढ़िए लिखिए तब लगाइए। बचत में 10% की कमी हो जाती है, तो बचत में 10% की कमी बेटा, 10% ये कमी है, कमी का मतलब निगेटिव होगा। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है। तो यहां पे 60 आया, किसी में से 10 घटाने पे, इसका मतलब ये 70 रुपए बढ़ा होगा। कौन 70 रुपए बढ़ा होगा? खर्चा। तो 70 रुपए बढ़ा कहां से? 400 के ऊपर। तो 400 पे 70 रुपए अगर है तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 70/400 × 100 यानी कि 17.5%। ठीक है ना, बढ़िया समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए, आप लोग उल्टा कर गए, इसलिए तो ये सवाल मैंने रखा था। रत्नेश फिर से मैंने बता दिया, बच्चे यहां पे 10% कमी हो रही है, तो कमी को आप निगेटिव से दिखाओगे बेटा। तो कमी अगर निगेटिव से दिखा रहे हो, यहां पे 60 आ रहा है, तो किस में से 10 घटाओगे? यहां 60 आएगा, तो आप कहोगे सर 70 में से घटाएंगे। यानी कि हमारा जो खर्चा है वो 70 रुपए बढ़ रहा है। अब 70 रुपए जो बढ़ रहा है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। 70 रुपए बढ़ रहा है 400 पे, यानी कि 400 के ऊपर 70 कितना प्रतिशत मान रखता है? तो 70 की वृद्धि हो रही है 400 पे, तो 70/400 × 100 कर देंगे बेटे, ये 17.5% आ जाएगा। ठीक है, कमी अगर होती है तो निगेटिव साइन का प्रयोग करोगे ना। ये बात तो आपने ध्यान ही नहीं रखा, अब मैं क्या करूं, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है रत्नेश, नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो मोनिका 72% खर्च करती है, फिर लिखा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये तो भैया आपको लगाना पड़ेगा, बहुत आराम से सवाल लग जाएगा। मोनिका अपना 72% खर्च कर देती है, तो 72% बोले तो ये 4 18 72 और 4 25 18 बटे कितना 25। बोलो बात समझ पा रहे हो आप। यानी कि अगर वो 25 रुपए कमाती है, 72/100 आप कर लीजिएगा, तो 72/100 4 से काटेंगे, 4 18 72 और 4 25 100। 25 का 72% यानी कि 18 रुपए वो खर्चा करती है। तो अगर वो 25 रुपए कमाती है, इनकम उसका 25 है, तो बराबर इसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो 18 है, और प्लस जो सेविंग होगी 18 7 25, ये 7 हो गया। डाटा अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, जो भी मन करे वो आप मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसकी बचत उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। बेटा इसको 250 मान लेते हैं, इसको 180 मान लेते हैं, एक एक जीरो बढ़ाते हैं, ये तो अपने ऊपर है ना, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट आराम से हो जाए। अब यहां से कमाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20%। 20% की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 1/5 होती है। 1/5 का मतलब ये 50 रुपए की वृद्धि शो करेगा। अगला आप देखिए लिखा हुआ है कि उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत में 15% की वृद्धि, 15% बोले तो 3/20, क्योंकि 5 15 5 20 20 नमा 180 9 27। अब ये लीजिए कैलकुलेशन आपकी अगर घटिया है तो कहां से आप कर पाएंगे, 3/20 होता है, 3/20 180 का अगर आप निकालोगे बच्चे, तो ये 20 नमा 180 9 27। अब ये 50 है, ये 27 है, तो ये कितना होना चाहिए, 10 में से 7 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, ये 23 होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ जो बचत है वो बचत 23 बढ़ रही है, हमारे यहाँ बचत 23 बढ़ रही है। 23 70 का कितना परसेंट है यही पता करना है। तो बचत में वृद्धि का प्रतिशत सवाल वाले ने पूछा है, तो बचत हमारे यहाँ 23 बढ़ रही है, कहां पे 70 पे गुणे में हो जाएगा 100 बच्चे, और ये हो जाएगा 230/7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 2 23 हो जाएगा बेटा, और 2 से 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20 7 8 56 4 60 7 5 35 32.85% समथिंग आएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं, अरे ये कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, सवाल उल्टा लगा दिए तो कहां से मैच करेगा, उल्टा लगा दिए, उल्टा लगा दिए, डोंट वरी, सीधा कर देते हैं यार 15% बचत में वृद्धि हुई थी, सॉरी पढ़े नहीं, सॉरी सॉरी, यस यस अजय, बचत में वृद्धि है, मैंने इस बात को पढ़ा नहीं, बचत में 15% वृद्धि है। तो बचत का 15% अगर आप निकालेंगे तो ये 15% की वृद्धि अगर देखिए तो 17 का 15% बचत में, सॉरी 70 का, ये 2 से काट देंगे, 7 त्रिक 21/2, 21/2 का मतलब ये हो जाएगा 10.5 की वृद्धि। तो ये 10.5 की वृद्धि हो जाएगी, और यहां पे अब कितना रहना चाहिए, अगर ये 10.5 है तो 50.0 में से 10.5 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये आ जाएगा 39.5। अब इसका परसेंटेज देखिए, खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि का परसेंटेज निकालना है। तो खर्च हमारा कितना बढ़ा, 39.5 बढ़ा, 180 के ऊपर गुणे में क्या कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, 9 से कटेगा, 9 3 12 5 17 नहीं कटेगा, और 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 2 5 10, और ये हो जाएगा 9 से तो कटेगा नहीं, 9 चौक 36 3 39 हो जाएगा, गुणा करो, 5 5 25 हो जाएगा, 5 9 45 2 47 हो जाएगा, और 5 3 15 4 19 हो जाएगा, एक अंक पे 10/9, ये हो जाएगा हमारे पास 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 9 1 9 और 8 17 85 हो जाएगा, 9 9 81 और 4 85 और 4 से 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, 21.94% समथिंग, यानी कि सी वाला ऑप्शन आएगा, सी वाला आएगा।
आप लोग का 20.8 कैसे आ रहा है? 20.8 आने का कोई तर्क तो नहीं मुझे समझ में आ रहा है। 39.5 की वृद्धि हो रही है 180 पे, तो 39.5 बटे 180 गुणे 100 कर दीजिए, इसी से आना चाहिए। 21.94 आएगा। एक बार कमेंट करिए। एक बार कमेंट करिए आपको क्या लग रहा। वैसे मैंने सही लगाया है, आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन गलत है, या मेरी कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हो तो बताइए मुझे। सी वाला ही सही है, एस। ठीक है, समझ में आ रहा है। सवाल तगड़ा कैलकुलेशन वाला था, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी फंस गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। सॉरी, कानून बचाए रहना भाई। देखो, यहां पे सवाल है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, 15% बचाती है। तीन बटे 20, मतलब अगर वो 20 कमाती है तो इसका 15% ये 3 बचाती है, तो ये आय, व्यय, बचत। सुधा अगर 20 रुपए कमाती है तो 20 का 15% 3 बचाती है, तो उड़ाती कितनी है? 17। अब इसको लेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, एक एक जीरो बढ़ा करके। ये 200 ले लीजिए, ये 170 ले लीजिए, और ये 30 ले लीजिए। अब आपका डाटा जो बोला है उसको करते चले जाइए। बोला है कि उसका व्यय 20% बढ़ता, भैया आराम से करिएगा, 20% बढ़ता। 20% बोले तो 1/5, 1/5 निकाल लीजिए, तो 5×3 = 15, 2 = 17, 34 रुपए बढ़ता। ये 34 रुपए बढ़ गया। आगे क्या बोला है बेटा कि बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो बचत में 60% बोले तो 60% आप निकाल लीजिए, ये होता है 60%, 3/5, 5×6 = 30, 6×3 = 18। ये 60% वैसे भी 18 आ जाएगा, 60/100 करेंगे तो अब यहाँ 34 और 18 का जोड़ जो आएगा वही इसके रिजल्ट में आएगा, तो 8×4 = 12 हो जाएगा, 3 8×4 = 12, 3×1 = 4, 1 = 5, ये 52, यानी कि 52 रुपए की वृद्धि हो रही है कमाई में। तो 52 रुपए की जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट है? एकदम सिंपल था, आराम से निकाल लीजिए कि आय में वृद्धि का परसेंटेज, एकदम सिंपल सा है। देखिए 52 रुपए 200 पे, तो 100 पे कितना आएगा? 26 मुजबानी ऐसे भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत प्रत्येक 100 पे निकलता है ना। तो यहाँ पे 52 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो कमाई 52 रुपए बढ़ रही है, 200 के ऊपर 52 रुपए मींस आपका 26% आएगा। वैसे भी आपका दिमाग थोड़ा तगड़ा होना चाहिए कि प्रत्येक 100 पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो 52 रुपए हमारी कमाई बढ़ रही है, 200 पे 52 रुपए की वृद्धि हो रही है बच्चों। तो 52 रुपए अगर 200 पे है तो 100 पे कितना आएगा? 26%। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 26%। तो आप सभी का 26% यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, 26। वेरी गुड, बहुत अच्छे सब लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 26, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम, जो लोग लाइव हैं बच्चे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग लाइव नहीं है वो रिकॉर्डेड देखते हैं, उनको क्या पता कि क्या चीज होनी चाहिए। जल्दी हमारा लेखपाल का बैच आने वाला है 7 सितंबर से। आप लोग के जो दोस्त होंगे लेखपाल, पुलिस, यूपी SSSC, एक में कंबाइंड बैच आ रहा है, तीनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस कवर किया जाएगा उसमें। 7 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी ही आप लोग के जो दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे, उनको भी आप बताइएगा अगर आपको अच्छा लगता है, आप संतुष्ट है हमारी क्लासेस से, सारे टीचरों से, तो ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। देखिए कैलकुलेशन वाला सवाल आया है, बहुत दमदार सवाल। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या होगा? देखिए कितना बढ़िया सवाल है।
कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। एक दमदार और लाजवाब अच्छे लेवल का सवाल। आइए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। 44.44 आप समझ पा रहे होंगे, ये 11 का रिश्तेदार है, 11.11 का 4 गुना है, और 11.11% को आपको मैंने बताया था ये 1/9 होता है बेटा, और ये 44.44% आप समझ पा रहे होंगे ये हो जाएगा 4/9, यानी कि 4/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक जगह मैं लिखूंगा आय, एक जगह लिखूंगा मैं व्यय, और एक जगह मैं लिखूंगा बचत, यानी कि ये हमारी है इनकम, ये हमारा है एक्सपेंडिचर, और ये हमारी है सेविंग। आइए सवाल को शुरुआत करते हैं, एक एक लाइन समझते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। लिखा है कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44%। बहुत बढ़िया सुमित, देखते हैं क्या आएगा। तो लिखा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। तो अगर उसका ये खर्च है, जिससे से या के बोलते हैं, उसी को मेन मान मानते हैं, खर्च से 44.44 यानी कि 4 अधिक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो 9 रुपए खर्च करता है तो 9 से 44.44% यानी कि 4 ज्यादा है क्या उसकी कमाई, तो 9 में 4 जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे बचत कितना वो करता होगा, तो इसका मतलब ये 13 रुपए कमाता है, 9 रुपए खर्चा करता है, तो बचत 4 रुपए हो जाएगी। अब हम इस डाटा को अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। मैं इसको 130 मानता हूं, मैं इसको 0 लगा के 90 मानता हूं, आप 1 या 2 0 लगा के मानना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपने इसको मान लिया है, आपने मान लिया ये 130 यूनिट है, आपने ये मान लिया कि ये 130 यूनिट है, तो ये आपका 90 यूनिट है बेटा, और ये आपने मान लिया है कि ये 40 यूनिट है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसलिए मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे, और जानते हैं आपकी कुछ भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उत्तर लास्ट में प्रतिशत में ही निकालना होता है, तो हम कुछ भी मानते। फिलहाल अगर यहाँ प्रतिशत नहीं होगा तो हम तुलनात्मक अध्ययन करके सवाल को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे की बात पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो व्यय का 70% अगर आप बढ़ाएंगे तो 70% के नाम पे बच्चे यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 70% के नाम पे सर निकलेगा 9 सत्ते 63, यानी कि 63 रुपए की वृद्धि होगी। अच्छा, पूरा सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या था। चलिए, तो यहाँ पे 70% अगर ये बढ़ जाता है तो 70% बढ़ने का मतलब 9 सत्ते 63, ये 63 रुपए बढ़ेगा। और फिर बोलते हैं कि उसके आय में एक लाइन ऊपर लिखा है उसके आय में 60% वृद्धि होती है, तो 60% बोले तो 13 छक 78, यानी कि यहाँ 78 रुपए की वृद्धि होगी। तो 63 यहाँ है, यहाँ 78 है, तो यहाँ कितना होगा, 8 में से 3 चला जाएगा 5, और 7 में से 6 चला जाएगा 1, यहाँ पे 15 यूनिट की वृद्धि होगी। अब सवाल को पढ़ते हैं। उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो 12,000 रुपए बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, बचत, और बचत है कितना वृद्धि में, बचत हमारी वृद्धि में 15 यूनिट है, और 15 यूनिट जो बचत बढ़ रही है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये 12,000 रुपए के बराबर है। जो बचत की 15 यूनिट बढ़ रही है वो 12,000 के बराबर है बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा 15 8 120, यानी कि 800 हो जाएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं, फाइनल करते हैं। लिखा है उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या होगा, तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत इन दोनों का अंतर अगर आप देखें तो ये 50 यूनिट का हो रहा है, क्योंकि सवाल हमने इसी को मान के लगाया है, इसको मान के नहीं लगाया, मैंने इसको मान के लगाया। ठीक है, तो प्रारंभिक सवाल की लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ लेंगे। प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, तो प्रारंभिक व्यय माइनस प्रारंभिक बचत, इनको अगर आप देखते हैं तो प्रारंभिक व्यय 90 यूनिट था और प्रारंभिक बचत 40 था, दोनों का अंतर आएगा 50 यूनिट का। तो 50 यूनिट का अंतर आएगा, तो 1 यूनिट इतना है, तो 50 यूनिट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 800 गुणे 50 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि हमारे पास 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिला के 40,000 रुपए आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आएगा 40,000। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से चीजों को पढ़ते हुए लगाते हुए आपको चलना है। 40,000 सही। चलो, बहुत सारे लोग का 40 सही। एक बार फिर से बता दें,
जल्दी से देख लेते हैं कि अगर वो 9 रुपए खर्च करता है, क्योंकि उसकी आय जो है उसके खर्च से इतना परसेंट ज्यादा है, तो 9 खर्च करता है, इसका 44.44, 4 ज्यादा है यानी कि 13 रुपए है, तो बचत 4 हो जाएगा। 130, 90, 40 माना, ये 60% 78 बढ़ के हुआ, ये 70% 63 बढ़ के हुआ, ये 15 बढ़ेगा, और जो 15 यूनिट बढ़ रहा है बचत का वो सवाल में दिया है कि 12,000 रुपए है, तो 1 यूनिट हमारा 800 हो जाएगा। बोलता है कि प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर, तो प्रारंभिक व्यय हम लोगों ने ये माना है, प्रारंभिक बचत हमारा ये है, दोनों में अंतर हमारा 50 यूनिट का है। तो डायरेक्ट यहां पे आप सीधे 50 का गुणा करके आंसर निकाल सकते थे। 8 पंचे 40 का मतलब 40,000 हो जाता। इतना बकवास नहीं लिखना है, लेकिन आप नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल, दमदार और बेहतरीन सवाल, यूपीएसआई के लेवल का है। पूरी मैथ में आपको सीजीएल लेवल की पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा बेटा, इससे ज्यादा अगर कुछ आएगा तो आप बताना मुझे, इससे कम ही आएगा, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लीजिए। लिखा है कि साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च कर देता है। उसकी आय में 11 से ही 1/9% वृद्धि होती है, व्यय में 14.28% वृद्धि होती है। उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत, यहां पे बचत में वृद्धि का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। बचत के प्रतिशत का क्या मतलब है कि जो वो बचा रहा है मौके पे, वो उसकी आय का कितना प्रतिशत है। देखिए बचत में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, बचत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो बचत का प्रतिशत का मतलब ये पूछा जा रहा है, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए कि जो मौके पे वो बचाता है, वो बची हुई आय, टोटल आय का कितना परसेंट है, ये बचत का प्रतिशत है। इस चीज को आपको समझना है। बचत में वृद्धि का प्रतिशत नहीं पूछ रहा, वृद्धि पूछता तो जितना बढ़ता बटे प्रारंभिक आय, या प्रारंभिक सॉरी जितना बचता बटे प्रारंभिक बचत ले लेते और गुणे 100, जैसे अभी तक कर रहे थे कि अगर बचत में वृद्धि का प्रतिशत पूछता है तो बचत कितना बढ़ी है उसको हम देख लेते थे और बटे प्रारंभिक बचत गुणे 100 कर देते थे। लेकिन ये वृद्धि नहीं पूछ रहा, आप सवाल को एकदम आराम से लगाना है। देखिए 87.5% बोला है, समझिएगा आय का 87.5% खर्च कर देता है, तो 87.5% को पहले समझने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 87.5% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे तोड़ देंगे भाई, ऐसे तोड़ लीजिए 50% जो आपको पता है और प्लस 37.5%। 50 बोले तो बच्चों 1/2 होता है, 37.5 बहुत पढ़ा, 3 कितना होता 8, अब तो आदत में हो गया होगा है ना। तो लघुत्तम ना लो, यहाँ 8 बनाना तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर 4 3 7 कितना हो जाएगा 8। 87.5% खर्च कर देता है। लैंग्वेज पढ़ेंगे, लिखा है कि साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च कर देता है। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च कर देता है, जिसका का की के बोले वही मेन मान होता है। इसका 87.5% यानी कि 7 रुपए वो खर्च कर देता है। तो हम यहां पे डाटा बनाएंगे, आय, व्यय और बचत का, ठीक है। तो अगर उसकी आय हमारे यहां 8 रुपए है तो आय का 87.5 यानी कि 7 खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना 1। हम इसको अपने हिसाब से 100 लगा के लेट कर लेते हैं, यानी कि ये 800 मान लेते हैं, ये 700 मान लेते हैं और ये 100 मान लेते हैं। आइए चीजों को बढ़ाते हैं। इनका कहना क्या है उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है बच्चा यहां पे कि साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता, उसकी आय में 11 से ही 1/9% वृद्धि होती है। यार बाबू यहां पे लग रहा है कि हम लोग जो माने हैं उससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। जानते हैं क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम फ्रैक्शन बना लेंगे। 1 सेकंड में और आपको समझाता हूं। लिखा है कि आय में 11 से ही 1/9% वृद्धि होती है। आय में वृद्धि 11 से ही 1/9 यानी कि 1/9 की वृद्धि होनी चाहिए। और उसके बाद बोला है व्यय में 14.8%। थोड़ा सीखो, 14.28 बोले तो 1/7। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आय हमारी 9 से कट जाए और व्यय हमारा कितने से कट जाए, 7 से कट जाए। तो 9 और 7 से कटने वाले डाटा को अगर हम लोग यहां पे मानते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो देखो एक काम करते हैं,
कि 9 और 7 दोनों से 0 लगा के नहीं मानते हैं, यहां तक मामला सब सही है। हमारा आय जो है वो 9 से कटना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 9 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो व्यय है वो 7 से कटनी चाहिए, तो व्यय में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, व्यय तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है। तो आय में अगर 9 से कटना चाहिए तो पूरे में हम चाह रहे हैं कि 9 से गुणा कर दें, क्या बुराई है भाई, पूरे में 9 से गुणा कर देते हैं। तो ये हम मान लेते हैं लेट करके, अब मानते हैं अब आराम से, जिससे कैलकुलेशन दशमलव में ना जाए, क्योंकि हमारी आय 9 से कटे तो 9 अठे कितना हो जाएगा 72 मान लेते हैं, 9 सते कितना मान लेते हैं 63 और 9 एकन्ने 9। अब सही है। अब 11 से ही 1/9% बढ़ा है, तो 11 से ही 1/9% बोले तो 1/9, 1/9 बोले तो 9 अठे 72, यानी कि ये बढ़ा कितना आया 8। अब तो आराम से हो गया ना, 1/9, 9 से काटेंगे 8 बढ़ा। अच्छा 8 बढ़ करके कितना हुआ, यहां पे वृद्धि के बाद निकालिए, क्योंकि बचत में आपका बचत का प्रतिशत पूछा है, वृद्धि नहीं पूछा है। अगर ये वृद्धि पूछता तो हम सीधे वृद्धि लिख के काम हटा देते, लेकिन पूछा है नई बचत का प्रतिशत, तो 8 बढ़ा, यानी कि ये बढ़ करके 80 हो गया, ठीक है। ये बढ़ करके वृद्धि के बाद है, ये वृद्धि नहीं है बल्कि वृद्धि के बाद है। मैं यहां पे वृद्धि अब की बार नहीं लिख रहा हूं, वृद्धि के बाद लिख रहा हूं, ठीक है। और ये आपका कितना 14.28 माने 1/7 बढ़ा, तो 1/7 का मतलब 14.28 का मतलब 1/7, और 7 9 63, 9 बढ़ा, 63 में 9 जोड़ देंगे तो 9 3 12, ये वृद्धि के बाद 72 हो गया। अब ये 80 हो गया, ये 72 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। बोले भाई यहां पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अगर यहां पे 8 होना चाहिए, तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि इसकी बचत बढ़ी नहीं बल्कि क्या हो रही है घटी है, ठीक है। बहरहाल घटी है तो इससे कोई मतलब हमें नहीं देखना है। हाँ एक बात आपको और मैं समझाता चलूं, देखिए 11 से 1/9 का मतलब ये हमारा बढ़ करके हो गया 1/9 का मतलब 9 अठे 72, 8 बढ़ा ये 80 हो गया, ठीक है। 14.28% का मतलब 1/7 बढ़ा, तो 7 9 63, ये 9 बढ़ के कितना हो गया 72 हो गया। अब अगर ये 80 है ये 72 है बच्चों, तो 80 में से 72 को अगर आप निकाल देंगे तो हमारा जो बचत आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि नई वाली जो बचत है वो हमारी आय का कितना परसेंट है, क्योंकि सवाल की लास्ट लाइन आप पढ़िए तो सवाल की लास्ट लाइन में लिखा है कि उसकी बचत का प्रतिशत क्या होगा, तो बचत का प्रतिशत, वर्तमान बचत का प्रतिशत। सवाल थोड़ा सा वृद्धि का ना पूछ के बचत का प्रतिशत ही पूछ लिया, तो वर्तमान बचत का परसेंटेज, तो वर्तमान की बचत 8 है, वर्तमान की बचत 8 है, कहां से 80 से, यानी कि 80 रुपए में से 8 रुपए हम बचा रहे हैं। बचत का प्रतिशत का मतलब आप जो 8 रुपए बचा रहे हैं वो आपकी कमाई का कितना परसेंट है। तो लीजिए काम खत्म हो गया, 8 से काट दिया 10, यानी कि हमारी जो वर्तमान बचत का परसेंटेज है वो कितना परसेंट है 10। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। कैलकुलेशन मैंने दशमलव नहीं बनने दिया है, बड़ी मेहनत लगाई है आपके लिए, क्योंकि 1/9 निकालने के लिए ये डाटा 9 से कटना चाहिए था, तो मैंने 9 से गुणा करके ही पूरे में मान लिया। 9 अठे 72, ये तो 7 से कटना चाहिए तो 7 था ही, कोई दिक्कत ही नहीं, 9 7 63 ये हो गया। ये 11 से 1/9 यानी कि 9 अठे 72, 8 बढ़ के 80 हुआ, ये 7 बढ़ के 72 हुआ, तो 80 में से 72 निकालिए, ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि वर्तमान बचत 8 है। तो पूछ रहा वर्तमान बचत का परसेंटेज क्या है, मतलब जो वर्तमान में हम बचा रहे हैं वो हम अपनी कमाई का कितना परसेंट बचा रहे हैं। तो वर्तमान में 8 रुपए बचा रहे हैं, वर्तमान में हमारी कमाई 80 रुपए है, तो 8 रुपए 80 रुपए का कितना परसेंट है, तो हमने निकाला यहां पे कितने परसेंट है 10% है, ठीक है। तो 10% ये आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों का आया भी है, ये 10% हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बोलो एक बार कमेंट कर दो इस सवाल के बाद आपका क्या विचार है, समझ में आया या नहीं आया। एक बार अपने भावनाओं को प्रस्तुत करें, आप जल्दी से प्रस्तुत करिए अपनी भावनाओं को। ये समझ में आया, आ गया। बारिश हो रही है सर, बिजली कड़क रही है। अरे कड़कने दो बंदना, बिजली से क्या होने वाला है। देखो बिजली से उसको डर लगता है जिसको कभी जिंदगी में पागल कुत्ता काटा होता है, तो रेबीज के लक्षण जब होते हैं शरीर में तो बहुत दिक्कत आती है। तब जैसे बिजली कड़के ना, तुम्हें लगेगा तुम्हें कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, बहुत डर लगता है बिजली। ये सवाल आता है बिजली कड़कने से किसको डर लगता है, तो जिसको रेबीज हुआ रहता है, रेबीज के लक्षण रहते हैं शरीर में, उसको बहुत डर लगता है। तो बेटा बच के रहियो, नहीं तो फिर पता चला पागल कुत्ता उत्ता काटेगा तो डर लगेगा, है ना। चलो ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, लिखा है कि ए
की आय बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए की बचत तथा बी की बचत के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल लिखा हुआ है। ए की आय बी की आय का 60% है। तो देखो शुरुआत करते हैं। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। ए की आय बी की आय का, यानी कि बी अगर 5 कमाता है तो इसका 60% ए है। तो ए और बी की इनकम जो हो जाएगी, आय जो हो जाएगी, ए की आय बी का, यानी कि बी अगर 5 कमाता है तो उसका 60% ए कमाता है 3। ठीक है, बोला ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, लेकिन आगे लिखते हैं कि यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है। ये लिखिए, ए की आय बी के व्यय का 75%। ए की आय बराबर बी का व्यय। ये डाटा आपका ए की आय और बी के व्यय को मिला रहा है, तो बीच वाली लाइन अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, तो पहले बी का व्यय निकाल दीजिए। ठीक है, तो डाटा को आप मान के 100 लगा के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 नहीं मानना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए की आय आपने 3 यूनिट मानी है, बी का व्यय हमें पता करना है, इसका 75 मतलब 3/4, 3 से 3 कर लीजिए तो बी बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि ये बी का व्यय है। बी का व्यय अगर 4 है, अब देखिए बी का व्यय अगर 4 है, बी का व्यय अगर कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब सवाल में लिखा है, अब बीच वाली लाइन पढ़िए, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। बी के व्यय का 70%, तो ए का व्यय हो जाएगा बी का 70%, तो 4 गुणे 70/100, यानी कि 7 चौक 28 बटे, और काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14/5। तो ए की जो व्यय है, ये व्यय जो बनेगा वो बी का 70% है, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 14/5। आप इसको और मॉडिफाई करिए काट कूट के, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ये 7:5 इधर चला जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, ये आ गया व्यय का अनुपात, ये आ गया व्यय का अनुपात। अब सवाल में पढ़ना है, क्या बोला है, क्या बोला है, ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात पूछा जा रहा है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। 3 में से 7 10, यार डाटा तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, एक बार लग रहा है मुझे काट के लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल कहीं से मिस हो गया, हमें लगता मानने वानने में कहीं से दिक्कत आ गई। 1 सेकंड बच्चों रुक जाना, सही कर रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाना, थोड़ी सी गलती हुई है, उस वजह से तकलीफ दे रहा है। प्लीज 1 मिनट। सवाल इजी है, कठिन नहीं है, पढ़ने में कहीं से मिस कर गया। ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। 1:5 सही है, हाँ सही है। ए की आय बी की आय का 60% है, तो ए की आय, सब कुछ सही है, बस देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो गया। बी की आय का 60%, तो बी अगर ये कमाता है तो इसका 60% ए है। मतलब अगर ये 5 है, बी 5 है, तो बी का 60% ए है, यानी कि ये 3 है, ये आय है। अब इसको लेट कर लीजिए, 300 और कितना 500। ठीक है, यहां तक सही। और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। ठीक है, ये बात हम बाद में देखते हैं। फिर लिखा है यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है। बोला क्या है भैया कि यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यानी कि बी का जो व्यय है उसका 75% ए की आय है। ए की इनकम हमारी 300 हम लोगों ने माना है, तो यहां से हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट देंगे, ये 100 आ जाएगा। तो बी का व्यय जो आएगा वो कितना आ जाएगा 400। इतना काम सही हो गया, बी का व्यय कितना हो गया 400। अब इसका 70%, ए का व्यय जो है इसका 70%, तो 400 का 70% निकालेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि ए का व्यय कितना हो जाएगा 280। बस खत्म हो गया। अब हम अगर बचत की बात करें तो बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय। तो ये हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100।
20-2500 यानी कि बचत का अनुपात 1:1 कितना आएगा 5। ठीक है, तो कहीं से वहां डाटा हमारा गड़बड़ हो गया था, 1:5, 1:5। ठीक है, सही कर लीजिए 1:5। कहीं पे वहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गई थी, है ना। तो इजी, हाँ इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। ये देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपए है, यानी कि ए और बी मिलकर के 43,000 रुपए कमाते हैं। इंपॉर्टेंट एंड इजी, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ए और बी 43,000 कमाते, ए अपने वेतन का 95 और बी अपने वेतन का 80 खर्च करता, बचत बराबर है। तो बेटा ए अगर 95 खर्च करता है तो ए बचाएगा 5%, और बी अगर 80 खर्च करता है तो बी बचाएगा 20%। सवाल खत्म। परसेंट से परसेंट 5 चौक 20, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आया वो आया 4/1। तो ए और बी का रेशियो 4/1, यानी कि 4 और 1 के अनुपात में इनकी कमाई हुई। तो 4-1 मिला करके अगर दोनों को देखें तो 5 यूनिट होता है, और 5 यूनिट दोनों मिला के 43,000 रुपए कमाते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5×8 40, 3 43, 5 6 30, 8600 आ जाएगा। क्या पूछा है सवाल में, क्या पूछा है कि ए का वेतन क्या है, तो ए का 4 यूनिट पे है तो 4 गुणे 1 यूनिट 8600 है, तो 8600 से गुणा कर दीजिए। 4 6 24, 4 8 32 और 2 34, 34,400। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ करना नहीं। 34,400। सुमित यादव, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, इजी है ना, बहुत इजी है, मोस्ट इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। 34,400। ठीक है, तो यहां तक आप आए बैक के सारे सवाल बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवाल आए बैक के बन जाएंगे। अच्छे से अच्छे सवाल मैंने करवा दिए, लोकल से लोकल सवाल करवा दिए। अब कुछ करना है नहीं आपको। अब कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आपको परीक्षा के अंकों वाले सवाल पढ़ाएंगे, फिर हम आपको चुनाव पढ़ाएंगे, जनसंख्या पढ़ाएंगे, फिर ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यूपीएसआई का बहुत ही तगड़े तरीके से चल रहा है। आप ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा आप घर पे जब वीडियो देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे बच्चों, फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। और इसी उत्साह और उमंग के साथ आप अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से जारी रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपका पूरी तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, और जाकर के फिर किरण वाली बुक या एस.डी. यादव वाली बुक या RS अग्रवाल वाली बुक, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसको आप पूरा लगा डालिए। ठीक है, एक तरफ से पूरा लगा डालिए, पूरी किताब, एक ही किताब लगाइए लेकिन पूरा लगाइए। और मेथड हमारा सवाल उनका आप यूज करिए, मेथड हमारा यूज करिए। आप देखिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, पेन फ्री सोल्यूशन होगा आपका। ठीक है, पेन फ्री सोल्यूशन होगा। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, बस जिंदगी में 2 ही काम रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।